स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस सीरीज की दूसरी क्लास। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि कल से हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप डे बाई डे हमारी प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन करते हैं तो 101% आप मैथ वाले पोर्शन में एसएससी जीडी में धमाल मचाने वाले हैं। यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन आप करके आने वाले हैं। सारे क्वेश्चनों को अच्छे ध्यान से आपको समझना है। जितना अच्छा हो सकेगा उतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे टाइम को बचाना है, क्योंकि इस एग्जाम में टाइम जो है बहुत कम होता है। हमें टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। तो उस हिसाब के क्वेश्चन है, जो भी आपके जीडी में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ। और पिछले साल के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वही मैं लेके आपके बीच आ रहा हूँ और उसके बीच में वही क्वेश्चन भी लेके आऊंगा जिनके आने की संभावना है। तो अभी पिछले साल का पेपर किस टाइप का था, क्या लेवल था, जो भी एग्जाम हम देते हैं पहले हमें उसके पिछले वर्ष के क्वेश्चन देख लेने चाहिए। उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इस एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, समानुपात का क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको दोनों प्रकार के अभी बता देता हूं बिना टाइम लिए। जब भी आपसे समानुपात का तृतीय अनुपाती, प्रथम या मध्य अनुपात पूछे तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके क्वेश्चन में संख्याएं कितनी है। संख्याएं कितनी है तो कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, दो। अगर दो संख्याएं हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है, ए अनुपात बी समानुपात समानुपात बी अनुपात सी। यानी कि जब आपको सिर्फ क्वेश्चन में समानुपात का जब क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में सिर्फ आपको दो संख्याएं दी हो तो आपको बी को लिखना है दो बार। और अगर क्वेश्चन में तीन संख्याएं दी हैं तो आपको इस तरीके से लिख देना है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। बात समझ रहे ना? दो संख्याएं हैं तो बी को दो बार लिखना है, आगे सी आएगा, डी का काम नहीं होता इसमें। इसी को बोलते हैं, बीच वाले को बोलते हैं मध्य अनुपात। समझ रहे ना बात को? और जब तीन संख्याएं होती हैं तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये प्रथम होता है, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ या अंतिम अनुपात होता है। तरीका एक ही है दोनों को करने का, कोई सूत्र आपको याद नहीं करना है। बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा और बीच में लगाना है बराबर। यहां भी तरीका वही रहने वाला है, बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा। हमसे पूछा है तृतीय अनुपात, यानी हमसे सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें इस तरीके से जमा देना है संख्याओं को ऐसे। पहला पहला क्या है, 16 और बाद में बी की वैल्यू ये रही यानी कि 48। समानुपात यहां भी 48 लिखो क्योंकि बी की वैल्यू यहां 48 है तो यहां भी 48 ही होगी। और तृतीय, यहां ये तृतीय कहलाएगा, ठीक है ना? और इसको बोलते हैं मध्य। यहां आपको सी का सी लिख देना है। तरीका क्या रहने वाला है? तो तरीका वही रहने वाला है, बाहर का बाहर से गुणा, ये बाहर साइड है, ये भी बाहर साइड है, और अंदर का अंदर से। यानी हम लिखेंगे 16 गुणा सी, समानुपात की जगह आ जाता है बराबर 48 गुणा 48, अंदर का अंदर से गुणा ये। और हमें सी की वैल्यू चाहिए तो सी बराबर 48 गुणा 48, नीचे आ जाएगा अपना ये 16, 16 से जाएगा 16 ती 48 और इन दोनों का करा देंगे गुणा। 3 8 24, यहाँ 2 आएगा, 3 चौके 12 और 2 14। आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 144। ठीक है ना? तो यहां से क्वेश्चन कई बार बनता है, कब आया है? एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया है। ठीक, और हाँ, सारे क्वेश्चन को नोट करते जाना है। अगर आपसे बड़े आराम से बन जाता है तो आप देख लेना, करना है कर लो, लेकिन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आपको लगता है तो आप उसे नोट कर लो। ठीक है ना? चलिए, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तो मूलधन रुपए में क्या है? मूलधन पूछ सकता है, दर पूछ सकता है। इसके लिए हमने क्लास बनाई थी चक्रवृद्धि ब्याज की अभी हाल ही में, उसमें हमने उसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं। वहां जाके देख लेना तो कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से आपका मजबूत हो जाएगा। और ये है हमारी प्रैक्टिस बैच, मतलब प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इसमें हम जितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो देखो, आपको लिखना होता है जब भी इस तरीके से, सबसे पहले अगर आप दर निकाल लें तो अच्छा रहेगा। यानी कि
2 वर्षों का हमें साधारण ब्याज दिया है, देखो 42, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ऐसा ही हमें दिया है। कितना दिया है? आप कहेंगे सर 42, ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें दे रखा है, कितना है? 51, 51 है। तो मैं आपसे पूछूं इन दोनों का अंतर कितना है? आप कहेंगे 9, यानी 9 का ब्याज मिला। और हमेशा जब भी आप दर निकालते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा, आपसे या तो दर पूछेगा या मूलधन। फिलहाल मूलधन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं करना कैसे है। आपको दर वाली फ्रैक्शन लिखनी है, भिन्न लिखनी है। कैसे? 9 का ब्याज मिला, दर कैसे निकालते हैं? 9 रुपए ब्याज मिला है और हमेशा लिखना है आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज 42 है तो 1 वर्ष का हुआ 21। यही हमारी दर है। अगर हमसे दर पूछा है तो हम यहाँ गुणा 100 करा के, यानी दर तो प्रतिशत में होती है तो बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा 100 करा देंगे, दर आ जाएगा। लेकिन हमसे दर नहीं, हमसे पूछा है मूलधन। तो क्या करना है आपको? बस इसको काट लेना है। 3 तिया 9 और 30 आते 21, यही हमारी दर है दोस्तों। अगर हमें प्रतिशत में चाहिए तो हम गुणा 100 कराते, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें प्रतिशत बस चाहिए था, प्रतिशत नहीं, हमें प्रतिशत की भिन्न चाहिए थी, तो यही तो भिन्न है। तो इस तरीके से लिखने के बाद ये होता है आपका मूलधन और ये होता है आपका ब्याज, और ये ब्याज होता है 1 वर्ष का। सर 1 वर्ष का क्यों होता है? क्योंकि दर होती है आपकी वार्षिक, ठीक है ना। तो क्या हमें 1 वर्ष का ब्याज मालूम है? ब्याज से मतलब होता है साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 21, क्योंकि 2 वर्ष का 42 था तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 21। हमारे हिसाब से 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 3। चाहिए क्या? चाहिए हमें मूलधन, और ये नीचे वाली संख्या होती है मूलधन, यानी 7। 3 एकम 3, 3 7 21, 7 7 49 हमारा आंसर है, ठीक है ना। 3/7 इस तरीके से भिन्न बना लो। अगर दर पूछी है तो गुणा 100 करा दो, आपकी दर आ जाएगी। नहीं पूछी है दर, आपसे पूछा है मूलधन, तो आप डायरेक्ट बोलो कि ये हमारा मूलधन है। क्यों? क्योंकि ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन के आधार पर, मूलधन पर मिलता है। तो नीचे वाली संख्या मूलधन है, 7 रुपए पे 3 रुपए का ब्याज मिलता है और ये ब्याज होता है हमारा साधारण। उनके हिसाब से, यानी प्रश्न के हिसाब से 2 वर्ष का दिया है तो 1 वर्ष का लिख लो आप। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 21 है, हमारे हिसाब से 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 3, चाहिए है मूलधन। इस तरीके से आपको निकाल देना है, ठीक है ना। तो आंसर होने वाला है 49। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको लगभग इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा। तो मैं आपको आज सिखा देता हूं बिल्कुल बहुत आसान तरीके से कैसे करते हैं। तो आप तैयार रहना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, आगे भी आएगा, मतलब इस बार से भी आएगा ही आएगा। औसत का बढ़िया क्वेश्चन है। गोपाल, अक्षय और अतुल, यानी कि गोपाल है, यहाँ बीच में अक्षय है, और अतुल है तो यहाँ हम पूरा नाम लिख लेते हैं उसका। क्या है? दोनों के लेटर सेम हो जाएंगे, ठीक। तीनों का औसत वजन हमें दिया है, कितना दिया है? 46, ठीक। ठीक है सर। और फिर उसने हमें आगे बताया है कि यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 है, गोपाल और अक्षय का औसत वजन है 40, ठीक। उसके बाद फिर हमें उसने आगे भी बताया है कि अक्षय और अतुल का औसत वजन हमें दिया है, कितना दिया है? 45। तो हमसे पूछेगा अक्षय का, यानी जो बीच में है उसके बारे में पूछता है। वैसे हम बता तो किसी का भी सकते हैं, लेकिन हमेशा पूछता है बीच वाले का, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? सभी का औसत क्या है? 46। सभी का औसत क्या है? 46, यानी यहां आप लिख दो 46, और 46 से आपको इनकी तुलना करनी है। 46 से कितना कम है, ज्यादा है, क्या है? कम है। कितना कम है? आप कहेंगे 6। औसत मतलब होता है हर एक, औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू, हर एक। दो लोगों का औसत देखो, गोपाल और अक्षय का औसत है 40, यानी दो लोगों का औसत 40 है, तो दोनों पे कम कितना है? 6। औसत मतलब हर एक पे 6 की कमी है, और कितने लोग हैं? गोपाल और अक्षय का औसत था, तो दो लोगों पे कितने की कमी हो गई? आप कहेंगे सर 12 की कमी। एक पर है औसत मतलब हर एक पे 6 की कमी, और लोग कितने हैं? 2, तो 6 दूनी 12 की कमी, ठीक है ना। ऐसे ही तुलना आप यहाँ करेंगे, 46 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 1 कम है, लेकिन कितने लोगों पर? यहाँ अपना ये अक्षय और अतुल शामिल है, हर एक पे 1 की कमी है, और लोग हैं यहाँ पे 2। कौन कौन है? अक्षय और अतुल, तो 1 दूनी यानी 2। यहाँ 12 की कमी हो रही है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ, और यहाँ हो रही है 2 की कमी, तो टोटल हो गई 14 की कमी। टोटल हो गई 14 की कमी। ये 14 की जो आप कमी देख रहे हैं, किसकी वजह से आ रही है? अक्षय की वजह से। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप?
क्योंकि अक्षय को हमने काउंट कर लिया है 2 बार। देखो गोपाल और अक्षय, अक्षय और अतुल, इसलिए तो ये जितने की कमी आ रही है ये आ रही है अक्षय की वजह से। औसत तीनों का 46 है, औसत तीनों का 46 है, मतलब हर एक 46 का है, गोपाल भी, ये भी और ये भी। लेकिन जब हमने इसका आकलन किया, डेविएशन किया, तो हमें पता चला कि ये 14 कम है। कौन कम है? अतुल। तो 46 से 14 आपको सिर्फ कम कराना है, आपका आ जाएगा 32। और यही अतुल नहीं, अक्षय जो बीच में है उसकी वजह से कम होता है। तो ये अक्षय का जो वजन है वह है हमारा 32। देखो उसका वजन हमारा आ गया है क्या? 32। ठीक है ना? तो कैसे कराना है? डेविएशन से कराते हैं। कितना कम है? 6 कम है। कितने लोगों पे? 2 लोगों पे। 6 दूनी 12 कम, यहाँ 1 की कमी 2 लोगों पर, तो 2 कम। तो 12 कम 2 कम, तो टोटल कितना कम हो गया? 14। और ये 14 की कमी आ रही है बीच वाले की वजह से, यानी अक्षय की वजह से। तो 46 में से आपको ये 14 कम कर देना है, जो बचा हुआ है अक्षय का वजन यानी बीच वाले का वजन होगा। ठीक है ना? तो आंसर है 32। चलिए एक परीक्षा में, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र और विज्ञान के 1 प्रश्न, विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र था। यानी कि गणित यानी कि मैथ लिख लें जो हम पढ़ रहे हैं। मैथ के कितने पेपर हैं? तो आप कहेंगे सर मैथ के 3 पेपर हैं। और फिर हमसे कहा है अंग्रेजी यानी इंग्लिश के कितने पेपर हैं? तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी के 2 पेपर हैं। देखो और विज्ञान यानी कि साइंस, साइंस का कितना पेपर है? 1। और सारे पेपर के जो पूर्णांक हैं वह कितने हैं? 100 ही है, यानी कि गणना किस पर हो रही है? 100 पे। ठीक है ना? कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो उसने कहा है कि सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे। एस को, कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है, एस को गणित में 60%, यहाँ लिख दो आप, यहाँ 60% रिजल्ट है उसका। फिर अंग्रेजी में है उसका 70%, यहाँ आपको 70% लिखना है। और विज्ञान में 50% अंक मिले हैं इसको। ठीक है ना? टोटल सभी सभी का मिला के जब भी पूछता है आप डेविएशन लगा सकते हैं। कैसे? मतलब जो हमने पिछले क्वेश्चन में मेथड का इस्तेमाल किया था वही। हमसे भाई सभी का मिला के पूछा है, तो सभी का जब हमें बताना होता है तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि भाई अपने मन से जो भी इन संख्याओं के पास में जो भी आपको संख्या लग रही है, आप वो मान लो कि यार सभी का औसत पूछे या प्रतिशत जो भी है, सभी को आपको मान लेना है। यानी आप 100 लिख सकते हैं, 50, जो भी लिखना है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इन्हीं में से कोई एक संख्या लिख लें। मैंने मान लिया सभी का औसत है 60 अपने मन से, और बस 60% यानी सभी का औसत या सभी का प्रतिशत, सभी प्रश्न पत्रों का कितने प्रतिशत अंक है, तो मैंने मान लिया सभी का 60% होगा। अंदाजा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी हमें ऐसी संख्या नहीं लिखनी है जिनसे हमें कैलकुलेशन हैवी पड़ जाए। ठीक है ना? तो इन्हीं में से कोई एक लिख दो। मैंने 60 लिख लिया। 60 से कितना कम है? 60 से सिर्फ तुलना करनी है, कितना कम है? ना कम है ना ज्यादा, यानी कि 0 है। बहुत अच्छा रहा, एक जगह से आप बच गए कैलकुलेशन से। 60 से कितना ज्यादा है? कम है। कितना है? ज्यादा है, 10। कितने लोगों पे? 2। क्यों? क्योंकि ये तो एक प्रश्न पत्र का है। ऐसे कितने प्रश्न पत्र है? 2, यानी 10 दूनी टोटल ज्यादा हो गया हमारा 20। बात समझे क्या? हर एक पे 10% है और टोटल कितने पेपर थे? 2, तो 10 दूनी 20% ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है ना? 20% ज्यादा है। और ये जो है यहाँ से 10% कम है, 10% कम है। कितने पेपर पे? 1 पे। तो 10 एकम 10, 10% की कमी। ठीक है ना? अब आपको आपस में ये देख लेना है कितना कम। तो देखो यहाँ हो रहा है 20% ज्यादा और यहाँ हो रहा है 10% कम। तो 20 ज्यादा 10 कम, तो अभी भी 10 ज्यादा हुआ कि नहीं? कैसे सर? अरे भाई धन के 20 में से ऋण का 10 गया तो धन के 10 बचे ना। तो उसी को मैंने ऐसे बोल दिया कि 20 रुपए ज्यादा 10 रुपए कम, तो अभी भी ज्यादा है। कितने? 20 में से 10 कम हो गए, तो अभी भी ज्यादा है हमारे पास। कितना ज्यादा है? 10। यानी कि जो प्रतिशत है वह 10 से बढ़ जाएगा। लेकिन कितने लोगों से? कितने पेपर है? टोटल 3। जैसे औसत निकालते हैं ना, बिल्कुल वही मेथड हम लगा रहे हैं। 3 और 2 5 और 1 6, तो टोटल पेपर कितने हैं? 6। यानी कि 10% की वृद्धि होगी। वृद्धि कहां से पता चल गई? यहां से। टोटल 20 की वृद्धि 10 की कमी, तो अभी भी कितने की? 20 में से 10 गया तो धन के 10 बचे ना, यानी 10 की वृद्धि। कितने पेपर पे? 6 पे। ठीक है ना? कटता है, काट लो। 2 पंचे 10, 2 तिया 6। और अब नहीं कट रहा है तो आप भाग करा दो। देखो 3 एकम 3, बचा 2, रखा दशमलव, क्योंकि दशमलव में है हमारे आंसर। 3 एकम 3,
बचा 2, रखे दशमलव हो गए 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 आती जाएगा, इसलिए यहाँ जो है 6 6 6 आ रहा है, इसलिए लिखेंगे 6 7। 1.67% की वृद्धि करना है। किस में वृद्धि करना है? जो आपने औसत माना था, तो हमने औसत माना था 60% अपने मन से, उसमें 1.67 की वृद्धि करा देंगे इतने प्रतिशत की, यानी फाइनल औसत निकल के आएगा 61.67%। बात समझ रहे हैं ना? जैसे हम औसत निकालते हैं डेविएशन से, उसी तरीके से 61.67 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए, ए एक कार्य को 32 दिनों में, बी उसी कार्य को 48 दिनों में करता है। कार्य समय का क्वेश्चन है, लेकिन आगे उसने एक लाइन जोड़ी है कि 60% काम कराना है। आप चाहें तो क्लास को रोक के इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छी मेहनत करते रहिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करने वालों से हो जाता है, तो जरूर मेहनत आप करिए। बिल्कुल निराश होने की जरूरत है नहीं, धीरे धीरे चीजों को सीखना है और एक दिन इसे अपने पेपर में अप्लाई करना है। कार्य समय का है, तो जब भी कार्य समय का कोई क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमें निकालनी होती है क्षमता। यानी ए जो है एक कार्य को कर रहा है 32 दिनों में, और बी जो है एक कार्य को कर रहा है 48 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा दोनों का 96। 32 तिया 96, 48 दूनी 96। ठीक है ना? उसने कहा है वे मतलब दोनों। देखो क्वेश्चन की भाषा आप देख रहे हैं ना, एग्जामिनर जितना कम शब्दों में आप तक क्वेश्चन पहुंचाए उसकी कोशिश करता है, और आपको कम शब्दों में क्वेश्चन को समझना है। यहाँ नहीं लिखा है कि दोनों 8 दिनों तक काम करते हैं, लेकिन कर रहे हैं। कैसे? उसने बोला ना वे आता है 2 लोगों के लिए, देखो ज्यादा लोगों के लिए। वे मतलब कौन? ए और बी। ठीक है ना? दोनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी 3 और 2 5, एक दिन में काम होगा 5। ये 32 दिन में करता है, बी 48 दिन में। एलसीएम लोगे 96 आएगा, ये होता है टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य, आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं। और ये होती है क्षमता, मतलब एक दिन में किया गया कार्य क्षमता होती है। दिन है तो दिन बोलो, 32 दिन तो यहाँ एक दिन बोलना है, एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा, पी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलके आएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम होगा ना? बिल्कुल होगा। और काम चला है 8 दिन, तो एक दिन में 5 यूनिट काम हुआ है, तो 8 दिन में कितना होगा? एक दिन की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की निकाल रहे हैं, तो भाई गुणा कराएंगे ना। एक दिन में आप 5 पेन बना रहे हो, 8 दिन काम पे गए हो, तो 5 अट्ठे 40 पेन बनेंगे। 5 अट्ठे 40, 40 काम हो गया है। 96 काम कराना था, 40 काम हो गया है, बच गया है देखो 56 शेष। इसको बोलते हैं शेष कार्य। अब दिक्कत क्या है कि उसने बोला है बी शेष कार्य का 60% कितने समय में करेगा? कौन किससे करा रहे हैं भाई? हम करा रहे हैं बी से। शेष कार्य है हमारा 56, 56 का 60%, 60% की भिन्न होती है 3/5। 20 तिया 60, 20 पंचे 100, यानी कि 56 का 3/5 कार्य कराना है। काटना नहीं है, काटोगे दशमलव आएगा। क्यों नहीं काटना है? एक बार आपको ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन जो है हमारे दशमलव में नहीं है, ऑप्शन है भिन्न में, तो हमें भिन्न के साथ ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना है कि जल्दबाजी में दशमलव बना लिया फिर दशमलव से भिन्न बना रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को फंसा रहे हैं। है तो क्वेश्चन अच्छा, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा है, उसको ज्यादा हैवी नहीं बनाना है। तो 56 का 60% बोलो, या 3/5 एक ही है ना, 56 का 3/5 ये लो आ गया। शेष कार्य है 56 का माने गुणा 60% यानी 3/5। यही कार्य कराना है, किससे कराना है? बी से, और बी की क्षमता है 2। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं सर? कई बार सिखाया है, देखो फिर बता रहे हैं। 56 यहां लिख दूं मैं 56, चलो यहां लिखते हैं, नहीं तो आप सोचोगे कि सर ने नीचे लिखा है। यहां देखो, उसको सॉल्व कर रहे हैं। 56 बटे सॉरी 56 गुणा 3/5 ये लिखा ना। उसमें भाग करा रहे हो आप 2 से, भाग करा रहे हो 2 से। तो जब भी आप भिन्नों का भाग करते हैं तो भाग देने वाली संख्या को पलट के लिखना है।
यानी उसका व्युत्क्रम लिखना है। यहाँ लिखा है 2 तो आपको लिखना है 1/2। उसको मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूँ कि जब भी आपसे भिन्न में भाग करने का बोले तो आपको भाग नहीं, आपको कराना है गुणा। 56 गुणा 3/5 में भाग कराना है 2 से, बस ये है हमारा कैलकुलेशन। तो 56 गुणा 3/5 में भाग नहीं बनता, बनता है गुणा। तो क्वेश्चन कहेगा भाई ये क्या बात हो गई, आप तो उल्टी बात करने लगे। हम भाग का बोल रहे हैं और आप गुणा करा रहे हैं। लो भाई, काम उल्टा कर रहे हैं, इसलिए नीचे वाली भिन्न को भी उल्टा कर देंगे। ये 2 लिखा है तो आपको यहाँ लिख देना है 1/2। हर संख्या के बटे में 1 होता है तो 2/1 से हो गया 1/2। तो इस तरीके से कराते हैं भिन्नों का भाग। क्या कराते हैं, भिन्नों का भाग। 2 से भाग कराना है, भाग नहीं करा पाएंगे सर, करा पाएंगे गुणा। अरे भाई आप तो उल्टी बात बोलने लगे। हाँ तो भिन्न भी उल्टी ले लो, यानी 2 लिखा है तो यहाँ 1/2 लिख दो। अगर यहाँ 2/3 लिखा होता तो हम 3/2 लिख देते। और कटता है तो काट लो, 2 से जाएगा यहाँ 28 बार, और 28 तिया हमारा यहाँ लिख दूं मैं, हाँ 28 तिया होता है हमारा 84, और 84/5 कराएंगे। 84/5 कराएंगे तो 5 एकम 5 बच गए, यहाँ पे 3, 5 छक्के 30, शेषफल बचा 4/3, यानी 16 सही 4/3 नहीं, सॉरी यहाँ है हमारा 5। 5 से जाएगा 5 एकम 5 छक्के 30, शेषफल बचा है 4/5, 16 सही 4/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। और ज्यादा आगे भी नहीं करना है क्योंकि 16 आ गया, एक ही ऑप्शन में 16 था, देख के लगा देना था, ठीक है ना। तो ये था हमारा कार्य समय का अच्छा क्वेश्चन। चलिए, एलसीएम का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कल की क्लास में भी सिखाया था, और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एलसीएम का एक क्वेश्चन लेके आऊं, वो भी एग्जाम का आपके, ताकि आप अच्छे से सीख जाएं कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। मैंने बताया था एलसीएम, फिर से बताता हूं, एलसीएम 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम मतलब वह संख्या जो 28 से कट जाए, 60 से कट जाए, 120 से कट जाए और 135 से कट जाए। छोटी संख्याओं से भी बता दूंगा कि 4, 5 और 2 का एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम है 20। यानी ऐसी संख्या बता दो जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, और छोटी से छोटी हो, जितनी जल्दी मिल जाए वो। तो देखो 4 से कट रही है, 5 से, 2 से, बस यही एलसीएम होता है। और कटने को तो 40 भी कट रही, इनसे 40 भी कट रही है संख्या, लेकिन भाई 4 से कट रही है, 5 से, 2 से, सबसे, लेकिन छोटी कौन सी है, तो जो छोटी होती है ना दोनों में से वही एलसीएम होता है, बस। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी गुणज। तीनों के पहाड़े से ऐसी संख्या ले आओ जो उससे कट जाए और जल्दी से जल्दी मिल जाए, यानी छोटी से छोटी हो। तो मैंने कल ये समझाया था आपको कि 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम मतलब इनसे तो कटेगा, तो इनसे कट रहा है तो इनके बच्चों से भी कटेगा। इनके बच्चों से मतलब है इनके गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड। तो गुणनखंड आप जानते हैं, गुणज जानते हैं, गुणज, गुणज क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा 5 का गुणज, तो आपको सिर्फ 5 का पहाड़ा लिखना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 और लिखते जाओ। तो गुणज की कोई सीमा नहीं होती, ये होते हैं गुणज। लेकिन मैंने आपसे बोला गुणनखंड, गुणनखंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर, इसको बोलते हैं मल्टीपल। गुणनखंड मैंने कहा 12 के गुणनखंड, यानी 12 के गुणनखंड से मतलब कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है, 12 किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस की टेबल में आता है, बस वो लिखना है। तो हम लिखेंगे 12 1 के पहाड़े में आता है, 12 2 के पहाड़े में आता है, 12 3 के पहाड़े में आता है, 12 4 के पहाड़े में आता है, 12 5 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है तो नहीं लिखना है, 12 6 के पहाड़े में आता है और 12 12 के पहाड़े में आता है, यानी 12 के गुणनखंड इतने ही होंगे। क्या 12 13 के पहाड़े में आता है, बोलो, तो 13 के पहाड़े में 12 क्यों आएगा भाई, पूर्णांक में बताना है, बात समझ रहे हैं ना। तो भाई 12 के गुणनखंड 12 से बड़े नहीं होते, ये गुणनखंड होते हैं, ये हमें मालूम होने चाहिए। तो 12 के गुणनखंड यानी 12 के बच्चे, और ये पापा संख्या है और ये हो गई बच्चे संख्या, ये पापा संख्या ये बच्चे, इसके गुणनखंड इसके बच्चे, ठीक। तो भाई मैंने ये बताया था कि हमें ऑप्शन से एलसीएम कैसे करना है, हमें विभाजिता के नियम आने चाहिए, ठीक, और बहुत आसान होते हैं। तो 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम इनसे कटेगा, और जो इनसे कटेगा इनके बच्चों से कटेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं 120 में क्या है, देखो शून्य है, 60 में क्या है, शून्य है, अगर यहां शून्य है तो इनके एलसीएम में भी शून्य होगा, इसमें शून्य है,
इसमें इकाई अंक शून्य है तो इनके एलसीएम में भी इकाई अंक शून्य होगा। यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, नहीं है तो एक आंसर होगा ना। देखते ही टिक करोगे मुश्किल से 2 सेकंड, लेकिन इस 2 सेकंड के पीछे आपका 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा। आप गुणनखंड आपको आना चाहिए, गुणज आप जानते हो, और विभाजिता के नियम। तो सीखने में टाइम लगता है लेकिन अप्लाई करने में नहीं लगता है। बस समझे ना। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आप वहां निकाल रहे हैं तो भाई बना लो, ये बना लो। तो इससे नहीं होने वाला भाई आपका काम। दूसरा बच्चा ऐसे करेगा और अच्छे क्वेश्चन में टाइम देगा, जहां टाइम देने की जरूरत नहीं थी। यानी कि 60 किससे कटता है? 60 का गुणनखंड 10 है, मतलब 60 10 से कटता है। तो जो संख्या 60 से कटेगी वो उसके बच्चे यानी 10 से भी कटेगी, और 10 से वे संख्याएं कटती हैं जिनका इकाई अंक शून्य हो। तो एक ही संख्या में था इकाई अंक। और ये पेपर का क्वेश्चन है, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का। डेट मैंने लिखी नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत मेहनत हो जाती है डेट लिखने में, याद रखना पड़ता है चीजों को, लेकिन 2025 का क्वेश्चन है। चलिए, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनकी मध्यानुपाती 24 है तो उन दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अरे भाई, आपसे बोला है उसने क्या? मध्यानुपात, और संख्याएं हैं 4:9। तो कितनी संख्या है पहले आप इनका मध्यानुपात बता दो। भाई उसने मध्यानुपात दिया है ना, तो आप इनका मध्यानुपात। तो अब भी हमने जस्ट सीखा था कि अगर हमें मध्यानुपात का क्वेश्चन आता है तो संख्याएं होती हैं 2, और जब 2 संख्याएं दी हैं तो हमें बी को लिखना है 2 बार, यानी कि हमारा फॉर्मेट रहेगा A/B समानुपात B/C। जब 2 संख्याएं होती हैं तभी मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट आता है, और जब 2 संख्याएं हैं तो आपको बी को लिखना है 2 बार। कौन सा अनुपात निकालना है? मध्यानुपात, यानी बी निकालना है, बाकी जमा दो। यहाँ आएगा 4, यहाँ बी, यहाँ बी, और सी की जगह पे लिख दो 9। तब तो मध्यानुपात कौन है? बी। बी को 2 बार लिखना है। जब 2 संख्याएं दी हो तब मध्यानुपात पूछता है, और जब मध्यानुपात पूछे तो बी को 2 बार लिखना। अगर तृतीय पूछे तो सी खाली छोड़ दो, बाकी वैल्यू जमा दो, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था। कॉन्सेप्ट वही है, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा। जो भी पहले लिखना है लिख लो। यानी कि जैसे हमने लिखा 4 और नाम, 4 नाम हो गया हमारा 36। समानुपात की जगह लगा दो बराबर, बी और बी का गुणा कराओगे बी वर्ग, ठीक है ना। यानी कि 36, 36 किसका वर्ग है? 36 6 का वर्ग है, और ये बी का वर्ग है। लो भाई, वर्ग से वर्ग गया, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई 6। तो बी की वैल्यू आ गई 6, यानी कि यही है हमारा मध्यानुपात। मध्यानुपात, मध्यानुपाती हमारा है 6। उनके हिसाब से, उनके हिसाब से है 24 मध्यानुपात, हमारे हिसाब से है 6। चाहिए क्या? अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अंतर। इनके बीच का अंतर पूछा है, तो संख्याओं के बीच का अंतर, ये 4 है ये 9 है, अंतर है देखो 5, यानी 5 की वैल्यू बताना है। यहाँ लिखो 5, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 पंचे 20 हमारा आंसर है। भाई 2 क्वेश्चन मिला के बना दिया। पहले मध्यानुपात निकाल लो, निकाल लिया। 4 नाम 36, 36 किसका वर्ग है? 6 का। उनके हिसाब से 24 मध्यानुपात, हमारे हिसाब से 6। चाहिए क्या? अंतर, तो इनका अंतर है 5, लिख दो। योगफल पूछे 9 4 13, लिख देना। संख्याएं पूछे, संख्या लिख देना, ठीक है ना। तो आंसर है 20। चलिए, 2 शंकुओं के, देखो अगर आपको एडवांस आएगी तो सबसे सबसे ज्यादा तो पहले आपके एग्जाम में जो आना है वो है अंक गणित। अंक गणित, तो अंक गणित पे पहले आप अपनी अच्छी कमांड बना लीजिए। तो लगभग 17-18 क्वेश्चन आपके पक्के। 1-2 क्वेश्चन आपको एडवांस से देखने को मिलेंगे, और वो होंगे मेंसुरेशन के, यानी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है आसान सा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी बैच में। लेकिन मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा 2D और 3D। 3D में अगर आएगा, 3D में तो आप नोट कर लो और याद कर लो, मैं आपको याद करा दूंगा। 3D में आपसे पूछेगा बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, बस। और बाकी किसी का फार्मूला आपको याद नहीं करना है। अगर आप मेरी एक क्लास देखेंगे और आप अगर कहेंगे तो मैं एक और क्लास लेके आऊंगा, और उसमें आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझाऊंगा। कभी फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है। ऊंचाई यानी कि h हमें पता है 4 और 3, और उनकी आधार की त्रिज्या, त्रिज्या हमें चाहिए होती है, त्रिज्या का अनुपात है 1 और 2।
ऐसे आपको लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, और अगर आप वहां देख के याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, मैंने लिख दिया। हमसे पूछा है आयतनों का अनुपात, तो भाई दो शंकु हैं, आयतन का अनुपात होता है 1/3। आयतन क्या होता है शंकु का? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात बोला है, लो भाई अनुपात बना दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब अनुपात बनाते हैं तो चीजों को काटते थे, 1/3 से 1/3, पाई से पाई, आर से आर, एच से एच, इतना भी नहीं काटना है। काटना क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी वैल्यू है अलग अलग। आर की वैल्यू यहाँ कुछ और है, वहां कुछ और है। एच की वैल्यू यहाँ कुछ और है, उसमें कुछ और है, इसलिए नहीं काटना। नहीं तो फिर ऐसे में तो सभी क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाते? एक हो जाते। 1/3 से 1/3, पाई से पाई गया। अब आपको वैल्यू रख देनी है। वैल्यू क्या है? आर मतलब पहले वाले की त्रिज्या है 1, यानी कि 1 का वर्ग, और पहले वाले की ऊंचाई 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 है h, मतलब यहां आपको लिख देना है 4 अनुपात। दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पे, ये है दूसरा, ये है अपना पहला, ये है दूसरा। दूसरे वाले की त्रिज्या है 2 का वर्ग यानी कि 4, और h मतलब ऊंचाई, दूसरे वाले की ऊंचाई है 3, यहां लिख दो 3। तो देखो 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4, यानी 4 से 4 गया, और 1 का वर्ग हुआ 1, और यहाँ 3 है, तो अनुपात आ गया 1:3, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ रहे हैं ना? तो बहुत इजी होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये देखो आप सेकंडों में इसे कर पाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना? आप सीखो, उसके बाद अप्लाई करो, और फिर आप मुझे बताना कमेंट में कि हाँ सर हमने इसे सीखा है और समय रहते अप्लाई किया है, ठीक है ना? चलिए एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, उसी मार्ग से आता है। ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि हर शिफ्ट में आएगा, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि किस दिन और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है। तो लगभग हमें हर संभावना पर काम करना है। अगर मैंने आपसे बोला कि इस क्वेश्चन की संभावना है तो है, क्या पता जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं उस दिन आई, और आएगा तो आएगा पेपर में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक शिफ्ट पहले आ गए, इस टाइप के क्वेश्चन। हर दिन एक सा पेपर नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन होते हैं, जो लगभग हर शिफ्ट में आते हैं, ठीक है ना? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख रहे होंगे, पेपर को देखा होगा, तो आप जरूर पाएंगे कि पैटर्न लगभग सभी का समान ही होता है, ठीक है ना? तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। चलिए, तो भाई औसत गति पूछी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 की रफ्तार से जाता है, यहाँ 9 की रफ्तार से जाता है, 18 की रफ्तार से आता है। एलसीएम ले लो भाई, हमें क्या मालूम कि दूरी कितनी है, तो आप एलसीएम मान के उसकी दूरी निकाल दो, जैसे कार्य समय करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपकी ये जो दूरी है वह किलोमीटर में होगी। जो आप दूरी निकाल रहे हैं एलसीएम से, ये किलोमीटर में होगी। ये है हमारी दूरी, ठीक। अब ये क्या है? ये है समय। ये क्या है? समय। 9 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहे हो, 18 किलोमीटर जाना है। 9 की रफ्तार से जा रहे हो, 18 किलोमीटर जाना है, कितना समय लोगे? 9 दूनी 18, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे साहब। 18 किलोमीटर वापस आना है 18 की चाल से, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल रहा है, और चलना भी 18 किलोमीटर है, तो आने में लगा 1 घंटे। तो आने जाने में उसने कहा ना, उसकी पूरी यात्रा मतलब आना और जाना, उसको आने जाने में लग गए हैं 3 घंटे। सर ये 3 घंटे क्यों बोल रहे हैं आप? चाल थी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय जो है आपका यहाँ घंटे में ही आएगा, आवर में। मीटर प्रति सेकंड होती तो यहाँ सेकंड आता। बात समझ रहे हैं ना? तो जो यूनिट होती है उसी में काम चलता है। तो आने जाने में लगे 3 घंटे, तो टोटल चले कितने हो? अरे भाई 18 किलोमीटर आप गए हो और 18 किलोमीटर आप आ गए, यानी कि आप टोटल चले हो 36। बात समझ रहे हैं ना? 18 किलोमीटर आप गए तो वापस आए भी तो 18 हो, तो टोटल चले हो 36। और औसत मतलब होता है हर एक की वैल्यू। इस शब्द को आप याद कर लो, रट लो। औसत मतलब एक की वैल्यू, हर एक की वैल्यू। तो क्या है?
3 घंटे में, आने जाने का समय है 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे में, 3 घंटे में टोटल दूरी चली है 36 किलोमीटर। बात को मानते हैं? जी सर। 2 घंटे जाने का, 1 घंटे आने का, 18 किलोमीटर गए, 18 आए, टोटल चल गए 36। औसत मतलब हर एक की वैल्यू, और जब एक की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग, 5 पेन 50 के, एक पेन कितने का, तो 5 से भाग किया था ना, 5 धाम 50, एक पेन 10 रुपए का। 3 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना सर भाग कराएंगे, यानी 3 से भाग करा दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर 3। कोई सूत्र नहीं लिखना है भाई आपको, ठीक है ना? तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए, विपुल 5400 और विजय 9400 रुपए समान साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, निवेश करते हैं और 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर हमेशा प्रति वर्ष होती है, वार्षिक, और जब आप दर निकालते हैं तो आपको चाहिए होता है 1 वर्ष का ब्याज, ये बात मेरी आप याद रखें। यानी कि सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व कर लो कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 840 है, और साधारण ब्याज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर वर्ष का समान होता है। अगर 5 साल का 500 रुपए है तो 1 साल का 100 है। सबसे अच्छी बात, साधारण ब्याज ये इसलिए कहलाता है क्योंकि यह हर वर्ष समान रूप से ही लगता है। अगर एक बार दर निश्चित हो गई कि 10% है, तो आपको हर बार 10% का ही ब्याज लगेगा। अगर वह दर नहीं बदलता है तो ब्याज फिक्स हो गया, 1000 पे 100 रुपए, 1 साल का 100, अगले का भी 100, उसके अगले का, तो कोई भी बता देगा कि भाई 3 साल का 300। तो 5 वर्ष का अगर 840 रुपए है तो 1 वर्ष का कितना है? 5 का मालूम है, 1 की वैल्यू पूछे तो कराते हैं भाग, 5 से भाग करा लो, 5 एकम 5, यहाँ बच गया 3, 34, 5 छक्के 30, यहाँ बच गया 4, 5 अट्ठे 40। 1 वर्ष का ब्याज आ गया 168 रुपए। जब भी दर निकालो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेना, 1 वर्ष का ब्याज 168 रुपए है, ये हो गया। दूसरी बात ये है, उसको अधिक मिल रहे हैं, 840 रुपए अधिक मिले हैं 5 साल में, यानी हर वर्ष 168 रुपए अधिक मिला उसको। 5 साल में 840 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो 1 साल में 168 रुपए अधिक मिलाना, और अधिक इसलिए मिला है क्योंकि इसने 5400 रुपए निवेश किया है, इसने 9400 रुपए, इसलिए विपुल जो है, विपुल ने कम राशि इन्वेस्ट की है, विजय ने ज्यादा, इसलिए विजय को विपुल से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। कितनी राशि ज्यादा इन्वेस्ट की है? इसने किया था 5400 रुपए का निवेश, उसने किया है 9400 रुपए का निवेश, भाई इसने ज्यादा पैसे लगाए। कितने पैसे ज्यादा लगा दिए? आप कहेंगे सर 4000, 4000 रुपए उसने ज्यादा लगाए हैं, इसलिए उसको ज्यादा ब्याज मिला, यानी कि 168 रुपए ब्याज मिला है हर वर्ष। किस पर? 4000 पर ब्याज मिलता है मूलधन पर, जितना पैसा ज्यादा लगाओगे उतने रुपए आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। यानी ये जो 168 रुपए एक्स्ट्रा अधिक मिला है, वो मिला है इस अधिक की वजह से, इस अधिक की वजह से, क्योंकि मूलधन उसका अधिक था, समय तो दोनों जगह समान ही था। यानी 168 रुपए ब्याज मिलता है, किस पर मिलता है? 4000 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, दर होती है प्रतिशत में, प्रतिशत बनाना है 100 का गुणा करा दो, 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 4 से जाएगा, 4 एकम 4, शून्य का शून्य, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8, 10 से भाग कराना है क्योंकि बात तो यहाँ दशमलव में हो रही है, तो 10 से भाग कराना होता है आसान। 10 में 1 शून्य है तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी कि 4.2% हमारा आंसर है। बात समझे ना? तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सॉल्व करना बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना? चलिए, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। जब भी प्रतिशत आप पूर्णांक में देखो, आप 100 के हिसाब से कर लो, यानी कि हमें नहीं मालूम संख्या क्या है, तो हमें लिख लेना है कि संख्या है 100। 100 को पहले 15% घटा दिया, तो 100 का 15% देखो 15 ही होता है, 100 से 15 घटाओगे यानी संख्या हो जाएगी 85। चलो भाई, हो गई। फिर क्या हुआ है कि इसी संख्या को घटाने के बाद 20% बढ़ाया जाता है, तो लो भाई 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो,
तो 85 का 10% निकालना है, तो इसमें शून्य हो तो शून्य हटा देना, लेकिन शून्य नहीं है तो एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 85 का 10% हुआ 8.5, तो 20% मतलब दोगुना। 10% 8.5 है तो 20 इसका जस्ट डबल होगा, यानी कि हो जाएगा 17 रुपए और बढ़ा दिया, यानी अब राशि हो गई है 102। तो इस प्रकार मूल संख्या से 78 अधिक है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल यानी पहले की संख्या जो पहले ओरिजिनल में थी वही होती है मूल, यानी मूल संख्या है 100, उससे 78 अधिक है। इस प्रकार परिवर्तन करने के बाद हमने कहा उनके हिसाब से तो 78 अधिक है और हमारे हिसाब से संख्या थी 100, कम ज्यादा करने के बाद संख्या हो गई 102, तो कितनी अधिक हो गई 2। उनके हिसाब से 78, हमारे हिसाब से 2 चाहिए क्या, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 100 की वैल्यू बताना है, यहाँ लिख दो 100। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 39 गुना 100 कराओगे 3900 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए। और ये रहा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रतिशत से। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 48% ही हो। क्वेश्चन की भाषा दोस्तों याद रख लो, इस भाषा का क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेगा, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको कि करना कैसे है। मान के चलो आप पेट्रोल हमेशा 100 का ही डलवाते हैं, पता नहीं कितना आता है लेकिन 100 का ही भराते हैं, 100 रुपए खर्च करते हैं और 100 ही हमारी खपत है। 100 रुपए खर्च करते हैं, 100 ही हमारी खपत है। फिर एक दिन हुआ क्या कि 85% की वृद्धि हो गई, तो 100 पे आप 85% निकालोगे तो 85 ही आएगा, तो यानी कि अब पेट्रोल आने लगा है 185 का। आपकी खपत कितनी थी, आप तो 100 रुपए का पेट्रोल भराते थे, लेकिन जितना पेट्रोल आप 100 रुपए का भराते थे आज उतना ही पेट्रोल आने लगा है 85% ज्यादा, यानी 185 रुपए का। बात को मानते हैं, यानी कि जो काम आपका, जो आपकी खपत पहले कितनी थी 100 रुपए वाली थी, अब आपकी खपत हो जाएगी दोस्तों 185 वाली। अगर आप अपना खर्चा बरकरार रखते हैं, खपत बरकरार रखते हैं, तो निकालो 185 रुपए, लेकिन भाई इतना तो नहीं कर पाएंगे, तो हमने कहा यार इतना नहीं बढ़ा पाएंगे खर्चा, कितना बढ़ा पाएंगे ताकि उस व्यय केवल 48% बढ़े, यानी 100 का खर्चा कर रहे थे, अब खर्चा होने लगा है 185 का, 185 का पेट्रोल मांगने लगी गाड़ी, तो हमने थोड़ा घूमना कम कर दिया कि भाई एक दो राउंड कम लगाएंगे गलियों के, यानी कि अब 48% ही हम खर्चा बढ़ाएंगे, यानी अब हम 100 का नहीं डलवा रहे, अब हमने भी थोड़ी दम लगा दी है, अब हम पेट्रोल डलवा रहे हैं 148 का, 48% हमने अपना बजट बढ़ा लिया, लेकिन अभी भी पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि हमें बढ़ाना था 185 तक। अगर हमें उतना ही खर्चा करना है, उतने ही राउंड लगाने हैं गाड़ी से, तो पेट्रोल अब मांग रही है गाड़ी 185 का, लेकिन हम उसे दे रहे हैं 148 का, तो हमने अभी भी खपत को किया है कम। खपत होनी थी 185 की, हो रही है 148 की, तो हमने थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया है, यानी हमने 37 से खपत कर दी है कम, खपत कम की है। बात को मानते हैं जी सर। डलना था 185 का पेट्रोल और अब 100 से तो कम चलने नहीं वाला, हमने थोड़ा सा बजट बढ़ा लिया है 148, तो अभी भी हमने 37 देखो कम किया, 37 की कमी की है हमने अपनी खपत में, कितने से कमी, कितने से की है 185 से कम किया ना 37, तभी ना 148 आया है 185 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। 37 किसी से नहीं कटता है, आपको 37 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 7 पन्ना 35, यूनिट डिजिट से चेक करो, यानी कि 3 पांचे 15, 30 पंचे 150, 150 और 7 पन्ना 35, 150 और 35 होता है 185, यानी 37 एकम 37, 37 पंचे और 1/5 का मतलब होता है 20%। नहीं आता है तो और काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, यानी आंसर होने वाला है 20%। खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, मात्र 20%। ठीक है ना, क्वेश्चन को सीख लो, भाषा को सीख लो, और भी क्वेश्चन मिलेंगे, अप्लाई करना, फिर मुझे बताना कि आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाए हैं। तो चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, आप अपने लिए उतनी मेहनत करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सफल होना है।
मैं आपसे हर बार कहता हूं आपको सफल होना ही है। अरे भाई, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए सफल हो जाओ, अपने पड़ोसी के लिए सफल हो जाओ। भाई, आपने अगर इस क्षेत्र में पैर जमा मतलब पैर रख दिया है तो बस आपको सफल होना है, और सफल होना बिल्कुल भी मुश्किल है नहीं। आप फिजिकल की तैयारी बस कर लेना, पेपर निकलवाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपका पेपर निकलवाऊंगा, आप कितने भी कमजोर हों गणित में, आपको गणित सिखाऊंगा। बस आप एक बार ठान लो कि मुझे चीजों को सीखना है और मुझे वर्दी चाहिए है, तो मैं आपको, चाहे आप MP कांस्टेबल की बात करें या SSC GD कांस्टेबल की बात करें, दोनों का अच्छा खासा अनुभव मेरे पास है, और मैं इस चीज को आपके लिए आसान बना सकता हूं। तो जब मैं कह रहा हूं तो बस आपको करना है, ठीक है ना। आप मेहनत करते रहिए, ना किसी से कोई चर्चा कीजिए ना कुछ। एक दिन आएगा कि परिणाम आपका शोर मचा देगा, सबको मालूम चल जाएगा कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है। कोई भी आज तैयारी में आ गए हो, पेपर देने जाओगे, मोहल्ला पड़ोस के आपसे पूछेंगे क्या हुआ। भाई, सबको मालूम हो जाता है कि तैयारी कर रहे हैं, और कोई नहीं चाहता है कि आप सफल हो। यही आज की सच्चाई है। कोई भी आपसे पूछे, आपको बोल देना है हो गया। आपसे पूछे आपका पेपर था, क्या हुआ, आपको बोल देना है हो गया। वो पूछेगा क्या, तो बोल देना है वही जो तुम चाहते थे, मैं फेल हो गया। फिर अगले वर्ष पेपर देने जाना, फिर आपसे पूछेगा कि क्या हुआ, आपको बोल देना है हो गया। वो पूछेगा क्या, वही जो मैं चाहता था, नहीं, इस बार वो हुआ है जो मैं चाहता था, यानी मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इतना बोलने के लिए मेहनत करते रहिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इन्हीं चीजों का रिवीजन करते रहिए और अच्छी मेहनत कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।